हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंस नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर शेयर मार्केट है क्या, हम इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं, आखिर शेयर मार्केट में रिस्क क्या है, लोग इसे जुआ बोलते हैं। सारी जानकारियां डिटेल में देंगे, पर ये एक वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकते। स्टेप बाय स्टेप आपके पास जानकारी पहुंच जाएगी। सबसे पहले जान लेते हैं एक कंपनी स्टॉक मार्केट में आखिर लिस्ट कैसे होती है। मान लो XYZ नाम से एक कंपनी है। मान लो XYZ नाम से एक कंपनी है, ये FMCG सेक्टर की है। FMCG का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ये ब्यूटी प्रोडक्ट बनाती है और किराने का सामान बनाती है, जैसे तेल, साबुन, टूथपेस्ट, चिप्स, चॉकलेट आदि। इसके पास 5 करोड़ के एसेट है। एसेट का मतलब होता है बिजनेस प्रॉपर्टी, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेंट्री, कैश आदि। इन्वेंट्री का मतलब होता है फिनिश गुड, जो माल बन के तैयार हो जाता है और कंपनी के पास स्टॉक में रहता है। इस 5 करोड़ के एसेट में 1 करोड़ का लैंड, 1 करोड़ का बिल्डिंग, 1 करोड़ का मशीनरी, 1 करोड़ का इन्वेंट्री, 1 करोड़ का कैश। 1 करोड़ रुपये जो कंपनी के पास कैश के रूप में रहता है, कंपनी उसी से अपने ऑपरेशन को रन करती है, मतलब कि लेन देन का कार्य करती है। कंपनी साल का 2 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है। कंपनी साल का 2 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है। वो टारगेट करती है कि नेक्स्ट 20 ईयर में 500 करोड़ का रेवेन्यू करे। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 10% है। 10% है, मतलब कि 2 करोड़ का 10% 20 लाख रुपए। अब कंपनी बड़ा टारगेट कर रही है, तो वो हर साल प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर देगी, ताकि कंपनी अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। जैसे कि कंपनी 10 लाख का प्रॉफिट किया, उसको री इन्वेस्ट कर दिया। कंपनी 15 लाख का प्रॉफिट किया, उसको री इन्वेस्ट कर दिया। कंपनी 35 लाख का प्रॉफिट किया, उसको री इन्वेस्ट कर दिया। कंपनी 50 लाख का प्रॉफिट किया, उसको री इन्वेस्ट कर दिया। इस तरह कंपनी आगे बढ़ती जाएगी। कंपनी का प्रॉफिट भी ग्रोथ होगा, कंपनी का रेवेन्यू भी ग्रोथ होगा, और कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ता जाएगा और शेयर प्राइस भी बढ़ता जाएगा। फिर भी कंपनी को पैसे की ज़रूरत होगी, तो कंपनी बैंक जाएगी लोन लेने के लिए। वहाँ पे 12% इंटरेस्ट देना होगा, जिससे कंपनी के प्रॉफिट पे गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब कंपनी IPO लाएगी। IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यहाँ कंपनी को कोई इंटरेस्ट नहीं देना होगा। कंपनी पब्लिक से पैसा उठाएगी और उसके बदले पब्लिक को कंपनी का हिस्सा देगी। अगर फ़ायदा हुआ तो आपका, नुकसान हुआ तो आपका। कंपनी 10 करोड़ के वैल्यूएशन पे IPO लाती है। कंपनी 10 करोड़ के वैल्यूएशन पे कंपनी 10 करोड़ के वैल्यूएशन पे IPO लाती है और 20%
स्टेक सेल करके 2 करोड़ रुपए का फंड उठाना चाहती है। कंपनी ने 10 लाख शेयर इशू किए 100 रुपये के भाव पे। कंपनी ने 10 लाख शेयर इशू किए 100 रुपये के भाव पे। अगर किसी कंपनी का वैल्यूएशन 10 करोड़ है और उस कंपनी को 10 लाख भागों में डिवाइड कर देंगे तो एक भाग में 100 रुपये आएगा। तो इसी तरह कंपनी का भाव 100 रुपये निकला। देखिए आईपीओ 3 से 5 दिनों का होता है। यहाँ लॉट में शेयर इशू किए जाते हैं। एक लॉट में लिमिटेड शेयर होते हैं और यहाँ बड़े निवेशक पैसा नहीं लगाते क्योंकि लॉट काफ़ी छोटा होता है। जब आईपीओ में हिस्सेदार लेने के लिए आवेदक ज़्यादा आ जाते हैं तो उसे कंपनी को ओवर सब्सक्राइब कहा जाता है। जैसे 1 लाख लॉट हैं, 2 लाख लोगों ने आवेदन किया तो कंपनी ओवर सब्सक्राइब हो जाएगी और कंपनी का वैल्यूएशन पहले से भी और ज़्यादा हो जाएगा। अब मान लीजिए कंपनी का आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ। आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ। कंपनी ₹20 करोड़ की हो गई, लिस्ट हुई शेयर बाजार में। अब हम इसमें रोज बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। अब हम इसमें रोज बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। देखिए जब खरीदार ज़्यादा हो जाते हैं तो शेयर का प्राइस बढ़ता है और बेचने वाले ज़्यादा हो जाते हैं तो शेयर का प्राइस घटता है। इसी तरह सप्लाई और डिमांड के हिसाब से शेयर नीचे ऊपर होता हुआ आगे बढ़ता है। अगर किसी कंपनी का शेयर 10 रुपये का है, अगर वो 20 रुपये का हो जाता है तो उस कंपनी का वैल्यूएशन भी डबल हो जाएगा। जैसे कि एबीसी नाम की एक कंपनी है, उसका मार्केट कैप 1 करोड़ रुपये है, उसका मार्केट वैल्यूएशन कंपनी की कीमत 1 करोड़ रुपये है। उसके 10 लाख शेयर हैं, मतलब एक शेयर का प्राइस 10 रुपये हुआ। अब एक शेयर का प्राइस 20 रुपये हो जाता है तो फिर 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 लाख नंबर ऑफ शेयर से तो कंपनी का वैल्यूएशन 1 करोड़ रुपये से 2 करोड़ रुपये निकल के आ गया। एक संस्था होती है जिसका नाम है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। यह शेयर मार्केट से जुड़े हुए सभी कानून स्वतंत्र रूप से बनाती है और कंपनियों की देखरेख करती है कि कोई कंपनी कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रही है। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि एक कंपनी लिस्ट कैसे होती है शेयर बाजार में और आईपीओ क्या है, सेबी क्या है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम शेयर मार्केट में सफल कैसे हों। इसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना होगा। जिस कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हों, कंपनी लगातार नए नए इनोवेशन कर रही हो और नए नए बिजनेस में पैसे लगा के सफल हो रही हो, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी कहलाती है। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हमें सबसे पहले बैलेंस शीट देखना होगा।
सबसे पहले हमें बैलेंस शीट देखना होगा। फिर हमें रिजल्ट देखना होगा। फिर हमें रेशियो देखना होगा। फिर हमें एनुअल रिपोर्ट पढ़ना होगा। फिर हमें ईपीएस, आरओई, आरओसीई देखना होगा। फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना होगा। फिर हमें कंपनी से जुड़े हुए सभी न्यूज़ को लगातार देखते रहना होगा। अब हम आपको डिटेल में नहीं बता सकते कि ये सब है क्या। ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप आने वाले वीडियो में मिलता रहेगा। चलिए हम आपको मोटी मोटी तौर पे बता देते हैं आखिर ये सब है क्या, केवल आपको एग्जाम्पल के रूप में बताएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में दो साइड होता है, देख लीजिए। एक साइड होता है एसेट्स, एक साइड होता है लायबिलिटीज एंड कैपिटल। लायबिलिटी एंड कैपिटल। अब यहाँ बीच में एक एरो खींच देंगे, लाइन, फिर बताएंगे आपको। यहाँ पे हमें पता चलता है कि कंपनी के पास पैसा आता कहाँ से है, कंपनी पैसे किस रूप में लाती है, फिर कंपनी इन्वेस्ट कहाँ करती है। कंपनी इन्वेस्ट करेगी जहाँ पे वो एसेट में शो करेगा, कंपनी पैसा जहाँ से लाएगी वो लायबिलिटी एंड कैपिटल में शो करेगा। अब देख लीजिए, सबसे पहले जब कंपनी फाउंडिंग हुई, तब कितना पैसा था कंपनी के पास। कंपनी ने इस बिजनेस से अर्न करके कितना पैसा री इन्वेस्ट किया इसी कंपनी में। कंपनी जब स्टार्ट हुई थी तो कंपनी के पास जो पैसा था वो शो करेगा इस साइड में। कंपनी ने बिजनेस से पैसा अर्न करके जो कमाया उसको री इन्वेस्ट किया, वो यहाँ पे शो करेगा। फिर कंपनी का कर्जे का पैसा वो इस साइड में दिखाया जाएगा। फिर एक कर्जा होता है आपका ट्रेड पेएबल्स। यहाँ पे ट्रेड पेएबल्स मतलब हुआ कि कंपनी रॉ मटेरियल को खरीद चुकी है लेकिन पैसा देना भी बाकी है, तो यहाँ पे शो करेगा। कंपनी का कर्ज के रूप में पैसा रहेगा ये ट्रेड पेएबल्स। कंपनी ने जो कर्ज लिया है वो भी यहाँ पे शो करेगा। कंपनी जब फाउंड हुई थी
तब कितना कंपनी के पास पैसा था वो भी यहाँ पे शो करेगा। कंपनी ने बिजनेस से कितने पैसे अर्न किए हैं उसको री इन्वेस्ट किया है कंपनी में, वो यहाँ पे शो करेगा। मतलब कंपनी पैसा जहाँ से लाती है, चाहे कर्जे के रूप में हो चाहे खुद के कंपनी से कमाई के रूप में, ये इस साइड में शो करेगा। अब ऐसे ये कंपनी पैसे लगाती कहाँ है, तो जैसे कि यहाँ पे लगाती है लैंड में, बिल्डिंग में, इन्वेंट्री जो माल बन के तैयार हो जाता है कंपनी जो सेल करती है, इन्वेंट्री, कैश। अब एक होता है इसमें ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड पेबल्स मतलब हुआ कि कंपनी ने माल मंगा लिए हैं, पैसे देने भी बाकी हैं। या ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब हुआ माल भेज दिया है लेकिन पैसे लेने बाकी हैं भी। तो मतलब यहाँ से पैसा जितना आया और यहाँ पैसा जितना लगा, मान लीजिए कंपनी के पास 10 करोड़ का फंड आया, लायबिलिटी में शो करेगा, और फिर जहाँ जहाँ इन्वेस्ट किया वो एसेट में शो करेगा। इसलिए लायबिलिटी एंड कैपिटल, और लायबिलिटी एंड कैपिटल ये साइड हो गया, और एसेट हमेशा बराबर रहेगा, ना 1 रुपया ऊपर होगा ना नीचे होगा, 1 रुपया हमेशा बराबर होगा। इसीलिए इसका नाम बैलेंस शीट कहते हैं, इसका नाम बैलेंस शीट है। फिर देखते हैं रिजल्ट। रिजल्ट में बताया जाता है कंपनी कितना सेल कर रही है, फिर उसके कितने खर्चे हैं, फिर कंपनी कितना टैक्स देती है, फिर कंपनी कितना इंटरेस्ट देती है अगर कर्ज लिया है तो, फिर उसके बाद कितना नेट प्रॉफिट मार्जिन बचता है। ये कंपनी रिजल्ट में बताती है। रिजल्ट 2 प्रकार से पेश किया जाता है। साल में 3-3 महीने का 4 क्वार्टर होता है, उसे क्वार्टरली रिजल्ट कहते हैं। फिर उसे जोड़ के एक साल में पेश किया जाता है, उसे ईयरली रिजल्ट कहते हैं। जैसे साल भर में मार्च क्वार्टर होता है, जून क्वार्टर होता है, जून क्वार्टर होता है, सितंबर क्वार्टर होता है, दिसंबर क्वार्टर होता है, फिर मार्च क्वार्टर होता है। तो 4 क्वार्टर हो गया, अलग अलग कंपनी पेश करती है। फिर जब मार्च क्वार्टर आता है तो चारों क्वार्टर जोड़ दिया जाता है, उसे ईयरली रिजल्ट कहते हैं। कोई कोई कंपनी जो बहुत छोटी होती है वो क्वार्टरली रिजल्ट नहीं, हाफ ईयरली रिजल्ट पेश करती है, यानी साल में 2 बार, और फिर उसे 2 बार जो पेश करती है उसको जोड़ दिया जाता है, फिर ईयरली रिजल्ट बन जाता है। फिर आते हैं रेशियो पे। देखिए रेशियो का मतलब होता है अनुपात। इससे पता चलता है कि कंपनी किस क्षेत्र में किस रेशियो से काम कर रही है। वैसे बहुत से अलग अलग रेशियो होते हैं, पर एक होता है पी रेशियो। इससे पता चलता है कि कंपनी जब 1 रुपये कमाती है तो उसके पीछे हम कितना रुपये कंपनी को पे कर रहे हैं। ये वैल्यूएशन का रेशियो है, कंपनी महंगी है कि सस्ती ये देखने के लिए। पी रेशियो निकालने का फार्मूला देख लीजिए। शेयर प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर बराबर पी रेशियो निकल के आ जाएगा आपका। जो आपका शेयर प्राइस रहेगा उसको अर्निंग यानी अर्निंग पर शेयर यानी एक शेयर के पीछे कंपनी कितना पैसा कमाती है उसको डिवाइड कर देंगे तो आपका पी रेशियो निकल के आ जाएगा। अब आपका क्या बचता है, फिर आता है आपका एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट में बताया जाता है कि कंपनी का बिजनेस प्लान क्या है, कंपनी फ्यूचर में क्या करना चाहती है, कितना ग्रोथ का अनुमान लगा रही है। बहुत सी जानकारियाँ रहती है इसमें। ये 200 से 300 पेज का होता है। ये कंपनी
साल में एक बार पेश करती है। फिर आपका ईपीएस, आरओई, आरओसीई। सबसे पहले देख लेते हैं ईपीएस। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, जो अभी हमने ऊपर बताया है, शेयर प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। इससे पता चलता है कि कंपनी एक शेयर के पीछे कितना पैसा अर्न कर रही है। इसका फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। आपका ईपीएस निकल के आ जाएगा। फिर आते हैं आरओई पे। आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब कि कंपनी के पास जो संपत्ति है उसमें कर्ज का पैसा घटा दें तो कंपनी का जो शुद्ध रूप से कंपनी का पैसा, अपना पैसा है, उस पर कितना % अर्न कर रही है। अब फिर आता है आपका आरओसीई। आरओसीई का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ अपना पैसा और कर्जे का पैसा दोनों जोड़ लिया जाता है, यानी बैलेंस शीट का कैपिटल एंड लायबिलिटी पूरा साइड जो अमाउंट रहता है उसको जोड़ लिया जाता है। उस पर कंपनी कितना % पैसा अर्न कर रही है। फिर आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पहले होते हैं प्रमोटर, एफआई, डीआई, पब्लिक। प्रमोटर जो कंपनी के फाउंडर हैं, कंपनी के चेयरमैन हैं, कंपनी को चलाते हैं, उनका कितना % हिस्सा है कंपनी में, यहाँ प्रमोटर के सामने शो करेगा। एफआई यानी फॉरेन इन्वेस्टर, विदेशी निवेशक जो विदेश से आते हैं पैसे लगाने के लिए इंडिया में, उनका कितना हिस्सा है। डीआई मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर, जैसे कि म्यूचुअल फंड वाले, उनका कितना % हिस्सा है। पब्लिक यानी रिटेल इन्वेस्टर, हम जैसे हम और आप, उनका कितना % हिस्सा है यहाँ पे शो करेगा। फिर देखते हैं न्यूज़। आपको कंपनी से जुड़े हुए सभी न्यूज़ को लगातार देखते रहना होगा ताकि आपको पता चल सके कंपनी में आखिर चल क्या रहा है। तो दोस्तों, मैंने मोटी तौर पे आपको बता दिया कि ये सब है क्या। अब आपको ये सब आगे वाले वीडियो में डिटेल में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो की एंड करते हैं। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।